नमस्कार दोस्तों। इन दिनों में एक नई चर्चा हमारे पूरे परिवेश में आरंभ हुई है कि क्या हम एक ऐसे युग के बीच में से गुजर रहे हैं जहां आइडियोलॉजीज, आदर्शवाद, सैद्धांतिकता, नैतिक तकाजे ये सब बीते हुए वक्तों की बातें हो चुकी हैं। इनका कोई भी अस्तित्व अब नहीं है। पिछले दिनों एक अंग्रेज़ी पत्रिका ने अपने मुख पृष्ठ पर एक बकायदा जो टाइटल दिया अपने एक अंक को, तो उसमें फेयरवेल टू कास्ट, फेयरवेल टू सेक्युलरिज्म, फेयरवेल टू लैंग्वेज और फेयरवेल टू रीजन, ये एक नई परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की, देश के विचारकों के सामने। अर्थात अब जिस युग में अब हम हैं, उस युग में क्या उन्हीं पुराने आदर्शों या आइडियलिज़म या आदर्शवाद की कोई भी उसके लिए जगह बन सकती है? उत्तर आपको निराशा में मिलेगा कि नहीं बन सकती। आप याद करिए, एक समय था जब रूसी क्रांति उस क्षेत्र में, जिसे बाद में सोवियत संघ का नाम दिया गया, वो बोल्शेविक क्रांति के नाम से आई थी और उसके प्रणेता कार्ल मार्क्स और एंगल्स सरीखे विचारक थे। और उसको ज़मीन पर व्यवहारिक रूप में उतारने का श्रेय लेनिन ने ले लिया और उधर उसके विपरीत चीन में वो श्रेय माओ त्से-तुंग ने ले लिया। लेकिन वामपंथ धीरे धीरे, वो जो प्रगतिशीलता थी, जो कम्युनिज्म था, जिसे हमने साम्यवाद के नाम से भी पढ़ा, वो धीरे धीरे पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। अब विशुद्ध रूप से साम्यवाद से प्रतिबद्ध कोई भी देश विश्व में दिखाई नहीं देता। जबकि एक समय था जब ये कहा जाता था कि ये कोल्ड वार का समय है, एक और पूंजीवाद है, एक और मार्क्सवाद है, और पूंजीवाद के नाम पे सारे पश्चिमी राष्ट्र एक तरफ थे और मार्क्सवाद के नाम पर जो अन्य विशेष वामपंथी विचारों वाले देश थे, जिनमें क्यूबा भी था, सोवियत संघ भी था, चीन भी था आरंभिक स्वरूप में, ये सारे के सारे देश जो थे, ये बुल्गारिया था, चेकोस्लोवाकिया था, यूगोस्लाविया था, ये सारे के सारे देश एक प्रकार से प्रगतिशील और वामपंथी विचारों से ओतप्रोत थे। लेकिन अब समय की ज़रूरतें इतनी बदल गई हैं कि वामपंथ का लाल झंडा कहीं भी दिखाई नहीं देता, कहीं भी। और ये स्थिति सिर्फ वामपंथ और दक्षिणपंथ के बारे में ही नहीं है, हमारे अपने देश के बारे में है। हमारे देश में राम राज्य परिषद, प्रजा परिषद, हिंदू महासभा आदि अनेक दलों का बकायदा संगठित स्वरूप हमारे सामने देखने में आया। लेकिन काल खंड में आते आते ये सारी चीज़ें, यद्यपि हिंदुत्व की बात आज भी होती है, लेकिन हिंदू महासभा अप्रासंगिक हो चुकी है। और इसी रूप में अन्य जो संस्थाएं जो धर्म से, चाहे वो राम राज्य परिषद थी, आचार्य करपात्री जैसे विद्वान द्वारा स्थापित, कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी उन जीवन मूल्यों को लेकर जो चली थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे फेड हो चुकी हैं, धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही हैं, हाशिए पे सरकती जा रही हैं। तो क्या वाकई हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जिस युग में आदर्शवाद, आइडियलिज़म आदि शब्द जो हैं बिल्कुल बेमानी हैं, निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। एक समय वो भी था कि हमने अपने देश में संविधान में भी संशोधन कर दिया था कि इसमें समाजवाद शब्द ज़रूर आना चाहिए। और समाजवाद की परिभाषा को लेकर तब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस में भी दो धड़े बन गए थे। गांधी जी का एक प्रकार से समाजवाद के बारे में बिल्कुल अलग नज़रिया था, जेपी जयप्रकाश नारायण का बिल्कुल अलग नज़रिया था। तो इस प्रकार से गांधी का ये कहना था उन दिनों में कि यदि एक फैक्ट्री 20 को रोज़गार देती है तो 40 को बेरोज़गार भी कर देती है। वो हाथ से काम करने की बात करते थे।
लेकिन दूसरी ओर जब औद्योगिकीकरण की स्थिति आई तो उस वक्त ये लगा कि अगर ये 10 और 20 के चक्कर में हम लोग पड़े रहे तो हमारा देश तो भूखमरों का देश हो जाएगा। विकास के ठप हो जाने के खतरे से बचने के लिए हमने औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और ऐसे कई नामों से एक नई सभ्यता का निर्माण किया। और अब उस नई सभ्यता में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ, संशोधन निरंतर जारी हैं। मुझे उर्दू का वो शेर याद आता है डॉक्टर आल अहमद सरूर का, दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे। भावनात्मकता का तकाजा है। दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे। और दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा, हर नया दर्द अलग अपनी निशानी मांगे। इतनी ज़्यादा पार्टियां मित्रों आ गई हैं कि अब मूल रूप में अवधारणाएं जो युगों पहले थी वो सारी की सारी या तो समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त होने के कगार पर हैं। आप एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस का देख लीजिएगा। कभी इसकी मुख्य भूमिका थी स्वाधीनता आंदोलन में भी, यद्यपि सिर्फ इसी की भूमिका नहीं थी, भूमिका बहुत सारे लोगों की थी, बहुत सारे अन्य संगठन जो किसी एक रूप में सामने नहीं आ पाए, उन सब की भूमिका थी। उनमें अब क्रांतिकारियों का जो संघर्ष है, जो इतिहास है, बिल्कुल अलग है और कांग्रेस उस इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं स्थापित कर पा रही थी। आज़ाद हिंद फौज की जो संघर्ष क्षमता थी वो बिल्कुल अलग थी। और ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ चलती रही हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि लगभग सभी जितनी भी ये संस्थाएं थी धीरे धीरे हाशिए पर सरक चुकी हैं। और अब नया स्वरूप क्या सामने आएगा ये भी कुछ निश्चित नहीं है। आज हम हिंदुत्व की बात भी करते हैं, हमने बाकायदा राम मंदिर बनाया, उसके लिए जूझे, दशकों तक जूझे, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या ये परिकल्पनाएं, क्या ये जुझारू क्षमताएं कल को भी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, जीवन मूल्यों के बारे में कायम रह पाएंगी? इस बात का कोई भरोसा फ़िलहाल नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि कहा जाता है कि जब भी कन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई टकराव होता है विचारधाराओं का, तब एक नया विचार जन्म लेता है और उसके बाद जाकर स्थिति संभलती है। तो प्रतीक्षा कीजिए कि कोई नई चीज़ भी आपके सामने आए, लेकिन ये मानकर मत चलिए कि आज जो प्रासंगिक है वो कल भी प्रासंगिक रहेगा। इस बात के लिए आप बाकायदा अड़ जाएं, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत सारी नई चीज़ें समय की ज़रूरतों के अनुसार हमारे सामने आएंगी और चली जाएंगी, फिर और ज़रूरतें आएंगी और चली जाएंगी। और ये एक प्रक्रिया है मित्रों, निरंतर मानसिक विकास की प्रक्रिया है, जिसके काम फ्लाईओवर भी नहीं आते, जिसके काम बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन वो चलती है। और यही जीवन की गतिशीलता का एक प्रमाण है कि जीवन चलता रहना चाहिए। शुक्रिया।